ब्रांड इंडिया। देश के लिए आज इस मुद्दे पर चर्चा सबसे जरूरी है, क्योंकि हम जिस ब्रांड इंडिया की बात कर रहे हैं वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी आसान कारोबार में 12 पायदान की छलांग लगा चुका है। लेकिन क्या लगातार नई नई कामयाबी हासिल कर रहे ब्रांड इंडिया के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है? जिस इंटॉलरेंस को लेकर रोज नई बहस छेड़ी जा रही है, विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, साहित्य सम्मान लौटाया जा रहा है, वो इंटॉलरेंस आखिर है क्या? पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। तो क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ देश का एजेंडा डीरेल करने, बिजनेस सेंटिमेंट बिगाड़ने और देश की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ओवरऑल कंट्री जो कि रिफॉर्म एजेंडा पे काम कर रही है, इकोनॉमिक एजेंडा पे काम कर रही है, कंट्री का एजेंडा डेरेल होता है, सरकार का एजेंडा डेरेल होता है? हमारे देश में आपके टीवी चैनल्स को थोड़ा डिबेट का लेवल बढ़ाना चाहिए। But I think more important is I think people all need to bring peace and harmony in the community, and I think if you look at people themselves, nobody is impacted by it because they want to bring peace and harmony, and I think the more we bring it, the better it is. There will be elements in all sides who will try to create. जिस मुद्दे को लेकर ये वापस कर रहे हैं सारे अवार्ड्स, मुझे उससे थोड़ी सी परेशानी ये है, क्योंकि उनका कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारी जो त्रासदी है हिंदुस्तान में, या सारी जो परेशानियां हिंदुस्तान में हैं, जो सारा जो इंटॉलरेंस जो आया हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से जैसे पिछले 14 महीनों में ही आया है। सवाल यह है कि आखिर इन बयानों का मतलब क्या है? इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि आज हकीकत है कि भारत में अल्पसंख्यकों के दिमाग में काफी डर है। बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ कह रही हैं कि कुछ लोग कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो काफी परेशान हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बिगड़ते माहौल को ग्रोथ के लिए रुकावट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सहनशीलता और एक दूसरे के लिए सम्मान जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म हो गया है, या जानबूझकर ऐसी छवि बनाई जा रही है? वित्त मंत्री अरुण जेटली सवाल उठा चुके हैं कि यह सचमुच का विरोध है या महज कागजी विरोध। वो सम्मान लौटाने को मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट बता चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े शिकार हैं। जाने माने राइटर चेतन भगत का कहना है कि प्रधानमंत्री दून स्कूल में पढ़े होते तो उनकी आलोचना नहीं होती। अब हिंदी मीडियम वाले देश चला रहे हैं तो प्रिविलेज्ड क्लास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि हाल में कुछ देसी विदेशी एनजीओज की गड़बड़ियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई कुछ लोगों को नागवार गुजरी थी। तो क्या अब कुछ विदेशी ताकतें जानबूझकर सरकार की छवि बिगाड़ने में जुटी हैं? Do you see a connection between NGOs and these? Some of them, yes. Some of them even gone to Varanasi to campaign against Modi. Now all these things have happened. They are trying to link that with this protest now. जरा याद कीजिए, इस देश में कोयला घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ की खुली लूट हुई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में देश के 1,76,000 करोड़ रुपए डूब गए। हजारों करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ। कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया। 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए। क्या ये ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन पर लोगों को विरोध दर्ज करवाना चाहिए था? इन्हीं मुद्दों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। क्या देश में माहौल वाकई खराब हो गया है? ये सवाल आज मैं अपने सभी व्यूअर्स से पूछ रहा हूं। क्या पिछले 1.5 साल में आपने ये महसूस किया कि हमारे देश में फ्रेटर्निटी कम हो गई है, यानी भाईचारा कम हो गया है? हम ये मुद्दा आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ ब्रांड इंडिया के साथ नई नई कामयाबियां जुड़ रही हैं और ब्रांड इंडिया का रसूख बढ़ा है, तो दूसरी तरफ बार बार इंटॉलरेंस का विवाद खड़ा हो रहा है या कड़ा किया जा रहा है। क्या ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या देश का इकोनॉमिक एजेंडा डिरेल करने की भरपूर कोशिश हो रही है? क्योंकि इस देश में दंगों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन क्या पहले कभी किसी ने अवार्ड वापस न लौटाया? क्या कभी घोटालों के खिलाफ अवार्ड लौटाए गए? क्या घोटालों से
देश का नुकसान नहीं होता? आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, ब्रांड इंडिया। और आज हम ब्रांड इंडिया को लेकर कुछ और अहम सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ ब्रांड गुरु भी होंगे स्टूडियोज में मौजूद, हमारे साथ एक फेमस ऑथर भी मौजूद होंगे, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी होंगे मौजूद, और हमारे साथ एक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर भी मौजूद होंगे जो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे कि आखिरकार ब्रांड इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं। जीवीएल नरसिंह राव, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर कांग्रेस, राशिद अलवी साहब इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में सौरभ कोचर है, को फाउंडर फूड पांडा के। मेरे साथ अमीश त्रिपाठी है, फेमस ऑथर, इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव। मेरे साथ आलोक मेहता है, वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ राम गुड्डीपति हैं, फाउंडर एमडी ब्रांड हार्वेस्ट के। तो ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत अमीश त्रिपाठी से करना चाहता हूं। अमीश त्रिपाठी, मेरा पहला सवाल आपके लिए ही होगा, और जो कि इस समय इंपॉर्टेंट भी है। इनटॉलरेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपके हिसाब से आखिर ये इनटॉलरेंस है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटॉलरेंस अकॉर्डिंग टू यू? अमीश त्रिपाठी। देखिए, इंटॉलरेंस का मतलब ये नहीं होगा कि हर कोई एक दूसरे की बात मान ले। शास्त्रार्थ तो होगा, डिबेट तो होगा, विवाद तो होगा, बस विवाद कभी हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से वही टॉलरेंस है। विवाद तो और शास्त्रार्थ और डिबेट, ये तो हमारी परंपरा रही है। डिबेट तो होना चाहिए, डिबेट में क्या खराबी है? जी अमीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन मैं क्विकली बताना चाहता हूं कि आखिरकार ब्रांड इंडिया की इस समय ताकत क्या है। अपने व्यूअर्स को यह बताना जरूरी है कि ब्रांड इंडिया की आखिरकार ताकत क्या है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ब्रांड बना है भारत। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक फैक्ट है, यह तथ्य है। भारत की ब्रांड वैल्यू में 32% की बढ़ोतरी हुई है, 32% बढ़ गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 पायदान की भारत ने छलांग लगाई है। एक साल में आईएफई ग्रोथ में 6% का इजाफा हुआ है। एफडीआई के मामले में चाइना, यूएस से आगे निकला है भारत, ये फाइनेंशियल टाइम्स का आंकड़ा है। 8 सालों में फिस्कल डेफिसिट पहली बार सरप्लस हुआ है देश के अंदर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगस्त 2015 के बाद फिस्कल सरप्लस 15,808 करोड़ रुपए रहा है। 2014-15 में जीडीपी के मुकाबले सीएडी 1.3% रहा है। 2016 में भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन से ज्यादा होगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ कह चुका है। मैं आगे बढ़ता हूं और कॉन्स्पिरेसी की बात करता हूं। आखिरकार कॉन्स्पिरेसी क्या दिखाई देती है ब्रांड इंडिया के लिए? क्या जानबूझकर देश की छवि बिगाड़ी जा रही है? क्या इकोनॉमिक एजेंडा को डिरेल करने की एक ऐसी कोशिश हो रही है जिसको नाकाम करना अब जरूरी बन गया है? ऐसे विरोध से क्या देश में इन्वेस्टमेंट घटेगा? बड़े बड़े घोटालों के खिलाफ क्या किसी ने आज तक अवार्ड वापस लौटाए हैं? और क्या वाकई ब्रांड इंडिया पर क्वेश्चन मार्क लगाकर बिजनेस सेंटिमेंट, इकोनॉमिक सेंटिमेंट खराब करने की एक कोशिश है? मैं सीधा चलता हूं फूड पांडा के को फाउंडर के पास, और उनसे मेरा यह सवाल होगा। मिस्टर कोचर, सौरभ कोचर, आपको क्या लगता है ब्रांड इंडिया पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है जो इनटॉलरेंस पे डिबेट हो रही है? सौरभ। देखिए, बहुत अलग अलग चीज। हाँ जी, देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस की और बिजनेस इंपैक्ट की, तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक वैल्यूएशन एक ऐसा टर्म है जो बहुत सेंटिमेंट डिपेंडेंट होता है। तो वैल्यूएशन इज द ओनली बिजनेस टर्म जहां पे आप एक्चुअली सब चीजों को इकट्ठे लाके देख सकते हैं। जी, क्या इनटॉलरेंस की बातों से उस सेंटिमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे, आपने एफडीआई की बात करी, क्या उन सब चीजों पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लेकिन क्या वो अपने आप में एक इतना बड़ा फैक्टर है जो डिरेल कर पाएगा? आई थिंक सब लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि जो रिसेंट में इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं, अमीश ने भी अभी बोला कि उसको वायलेंस तक अगर हम ना पहुंचाएं तो डिबेट इज एक्चुअली हेल्दी। हम एक डेमोक्रेसी है, डिबेट जरूरी है, डिफरेंट व्यू पॉइंट जरूरी है। उसको एमिकेबली कैसे रिजॉल्व करना है, वहां पे एक फोकस होना चाहिए। इन द मीनवाइल आई डोंट थिंक पर्सनली कि हमारा इकोनॉमिक एजेंडा इतना डिरेल हो पाएगा, क्योंकि जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो कोर इथॉस है वो बहुत ही, जो एक प्योर सेंटिमेंट अराउंड बिजनेस है वो बहुत अच्छा जा रहा है। चाहे वो स्टार्टअप्स की बात करें, चाहे वो ओवरऑल ईज ऑफ बिजनेस की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से डिरेल हो पाएगा एजेंडा। लेकिन इस इंटॉलरेंस को खत्म करने की जरूरत जरूरी है, क्योंकि तभी हम एज अ सोसाइटी आगे बढ़ पाएंगे। सो वी हैव टू कीप हाउ आर वी मूविंग एज अ सोसाइटी एंड हाउ आर वी मूविंग एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन on parallel tracks, because like I said, they both come together onto one
thing called valuation. जी, चलिए मैं पॉलिटिकल फ्रंट ओपन करूं उससे पहले मैं क्विकली आलोक मेहता आपका व्यू ले लेता हूं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि इनटॉलरेंस शब्द को यूज किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि भारत जो कि ब्रांड इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको धक्का लगाने की एक कोशिश है? देखिए अभी जी, मैं बहुत ही स्पष्ट यदि कहूं कि ब्रांड इंडिया पे असर तो नहीं होगा, मैं इसलिए अभी आपके जो अपने हैं उनसे मैं सहमत हूं कि पूरे ब्रांड इंडिया या भारत की इकोनॉमी को दुनिया में इस समय चीन से लेके अमेरिका और ब्रिटेन अभी जब प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं उस पर उतना असर नहीं हो रहा है। मूडीज ने भी एक सीख दी है, हालांकि मूडीज की अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी बातें हैं, लेकिन एक मूडीज ने भी सीख दी है कि थोड़ा हमने आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं अमीर जी एक ही उदाहरण दूंगा जी। अभी मैं आपके स्टूडियो में आ रहा हूं, उसके पहले मान लीजिए आप पर किसी ने काली ब्लू या रेड इंक छिड़क दी होती तो मैं कहूंगा अरे आप पर भी छिड़की हुई है, मुझे भी लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं को मुझे ऊपर भी छिड़क देगा, दिवाली का मौसम हो या होली का हो। तो लोगों के मन में जो पैदा हुआ एक अपेक्षा क्या थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह देंगे कि नहीं नहीं जो गलत लोग कर रहे हैं हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे जी। देखिए नीचे के लेवल पर कहा गया, लेकिन और ये ठीक है कुछ एनजीओ गड़बड़ कर रहे थे, मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं अमीर जी, आज ये विवाद हुआ है। मैं 20 साल से बात कहता रहा हूं कि हमारे एनजीओ को कई बार बाहर के तत्वों ने उसको फायदा पहुंचाया, नक्सलियों को पहुंचाया, माओवादियों को पहुंचाया, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है। क्या आपको लगता है एनजीओ के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, एनजीओ पे जो क्रैकडाउन हुआ उसका ये साइड या फिर डायरेक्ट इफेक्ट है जो इस समय हमें देखने को मिल रहा है, जो ब्रांड इंडिया को अटैक करने की कोशिश हो रही है? अमीर जी मैं जो लेखक हैं जो मैं इसलिए कह रहा हूं वो उनके अकादमी के पुरस्कार वापस करने का कितना असर है मैं उस पर भी नहीं जाता। ये व्यक्तिगत है कि आप यदि खाना सामने नहीं करें या पुराना वापस करें, लेकिन वो सब एनजीओ के कश्मीर में एथनिक क्लिंजिंग होती है, ये तमाम लेखक जो हैं, तमाम साहित्यकार जो हैं। जी आपको याद नहीं, रिकॉर्ड आप देखिए जी, उन लोगों ने लिखा पुरस्कार वापस करना, मैं इसलिए कह रहा हूं जी 2000 लोगों को पुरस्कार मिले, 40 ने 60 ने वापस किए ना, लेकिन ज्यादा लोगों ने तब भी जो जिनको आप यदि लेफ्टिस्ट कहें राइटिस्ट कहें जो भी कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो लेफ्टिस्ट तो पहले कांग्रेस के मनमोहन सिंह की आलोचना करने वाले इतने लेखक हैं जिन, और मैं आपके स्टूडियो में आकर कितनी बार मनमोहन सिंह को गाली दे चुका हूं। यदि उन्होंने बेड़ागर किया तो इतने लेखकों में से 50 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बर्बरता पूर्वक भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा, पत्रिकाओं में छापा, गालियां दी। लेकिन आप ये कहें कि वो सब कोई किसी के पिट्ठू हैं और ये सब मिला जुला है, जेटली से क्षमा के साथ कहूंगा, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अरुण जेटली तो बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला आप जेल में भेजिए, प्लानिंग है ये पूरी। यही गलत इसलिए है कि आपको जनरल, आप ये मुझे बता दीजिए कि आरएसएस बीजेपी के 1.5 साल में कितने अच्छे लेखकों को आपने आगे बढ़ाया, किसी कमेटी में आपने रखा, किसी में आपने उनको प्रतिष्ठित किया? आपने जब नहीं किया, इशू क्या है? नहीं वही यही आलोक पता इशू क्या है? लोगों में डर है। स्वामी जितने आपके हैं एमपीज जो मिनिस्टर्स ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे जिससे लोगों में जिन्होंने पुरस्कार नहीं मिले, जो बात नारायण मूर्ति लोग भी हैं, नारायण मूर्ति कह रही है, मजुमदार कह रही है, शाहरुख खान ने कहा है, जो फिल्म के लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो लोग कह रहे हैं तो अनुपम खेर तो पार्टी है। मैं कुछ हो सकता है कि मैं आपके स्टूडियो में बैठ करके कोई आपका, लेकिन मेरा मानना है कि असहिष्णुता से एक माहौल जो खराब हो रहा है। अनुपम खेर कैसे पार्टी हो गया? अनुपम खेर का भी अपना व्यू है। नहीं, अनुपम खेर यदि वो एफटीआई उसके वो चेयरमैन होते तो भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपने गजेंद्र चौहान को बनाया, इस पर अनुपम खेर नहीं बोलेंगे। लेकिन अनुपम खेर कह रहे जी सब गड़बड़, वो ठीक है, उनकी राय हो सकती है डेमोक्रेसी में, उनकी पत्नी राय तो उनकी हो सकती है, लेकिन उनकी पत्नी एमपी है इसलिए, और वो पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी वो पार्टीजन है एक मामले में जी। लेकिन शाहरुख खान को भी आप कह सकते हैं कांग्रेस के रहे, लेकिन नारायण मूर्ति को तो आप नहीं कहेंगे ना पार्टी के थे, ये किरण मजूमदार को तो नहीं कहेंगे आपके जिस बिजनेस चैनल में हम लोग बैठे। तो एक ऑब्जेक्टिव लोग ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर बनाइए। अमीर जी ये कहें कि भाई समाज में अच्छा आना चाहिए ताकि जी बिजनेस भी आगे बढ़े और देश का बिजनेस और वर्ल्ड में हम आगे रहे। हम ये नहीं कहते कि मैं ब्रांड इंडिया की बात कर लेता हूं, ब्रांड इंडिया की बात कर लेता हूं। मेरे साथ राम गुडीपति हैं, फाउंडर एंड एमडी ब्रांड हार्वेस्ट के। राम गुडीपति, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है ब्रांड इंडिया इज गेटिंग इफेक्टेड, या फिर आपको लगता है कि जो इनटॉलरेंस का मुद्दा है वो क्रिएट किया जा रहा है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, राम गुडीपति? See, you should see in the context of what this brand India is all about. Yeah. The ranking that you have got from Brand Finance in terms of standing in the 7th position is essentially about consumerism. Yeah. Is to say how many consumers across the country are buying or on a buying spree
And the consumer index or the consumer confidence index is the highest in the world today. In that context, if you see, and how does the world around, the companies around the world look at India, they will see this as an opportunity to say, there are plenty of consumers, there are millions of consumers who are actually spending, rising disposable incomes, and therefore opportune time to invest. Having said that, there's a certain amount of credibility that possibly the media would show around the world, right? And in the sense, the issues like Dadri issue, the issues of writers returning all their awards, the sentiment around the country, in the sense, is not as positive, though there is a lot of positivity in the consumerism is concerned. So to the arm janta, it doesn't really make a difference, right? They're actually going and making the Diwali purchases now, and that's at an all-time high. You can see the flurry of advertising that you see on online brands actually exemplify the fact that there are more and more people actually buying goods there on an everyday basis. So if you look at an economy and the growth of economy from a GDP perspective, as you buy more, your GDP increases, right? Your gross domestic product actually has to rise. So if you factor that alone and then see Brand India is perfectly fine. But if you look at the imagery from an aspect of some of these events that are happening, it could be about beef ban, it could be about Dadri, it could be about, these writers returning these awards and all of that. Some of these issues are not necessarily positive in that light. It seems that as a nation we are की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत आपको लग रहा है इन तमाम इश्यूज को बढ़ाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि इनटॉलरेंट हो गई है सोसाइटी? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? गुडीपति, 20 seconds. देखिए, मेरे ख्याल से I don't think somebody is trying to push these agendas. Okay. I think there are certain instances that are happening around, and then as people they're not concerned, right? As common man, we're not really genuinely getting affected with all of this. That's my personal view, Okay. मैं सीधा रुख करता हूं अब राशिद अलवी का. राशिद अलवी साहब, आज एक आर्टिकल लिखा चेतन भगत ने, और उस आर्टिकल में उन्होंने दो चीजें बहुत पुरजोर तरीके से लिखी कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों दून स्कूल के पढ़ रहे होते और किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए होते, तब लिबरल जो है, सो कॉल्ड लिबरल इन आवर सोसाइटी, उनकी तरफ सॉफ्ट होते. व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? उनसे, चेतन से पूछिए कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे या वो अमेरिका से पढ़ के आए थे? उनके बारे में तो ऐसा किसी ने नहीं कहा. उनकी इमेज तो बहुत साफ सुथरी रही इस देश के अंदर. उन्होंने 6 साल हुकूमत की, किसी ने इस तरीके का एतराज नहीं किया. ये 1.5 साल के अंदर ऐसा माहौल कैसे पैदा हो गया? देखिए, यही लोग देश का माहौल खराब करने पर लगे हैं. ये राज आया, मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, लव जिहाद मुद्दा बना, कभी घर वापसी मुद्दा बना, और किन लोगों ने बनाया? वो लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिन लोगों को मंत्रालय दे दिया गया. क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं कि जो बीजेपी को वोट दे वो रामजादा है और जो बीजेपी के खिलाफ दे वो हरामजादा है? ये इंटॉलरेंस नहीं है तो क्या है? क्या गिरिराज के इस बयान को आप सपोर्ट करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी के साथी हैं वो देशभक्त हैं, जो साथी नहीं वो पाकिस्तान? पर जैसे मिस्टर गुडीपति ने बोला, इससे इंडिया की इमेज हो गया है. लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इससे इंडिया की इमेज इफेक्ट हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, कई और एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है, खास तौर पर जो कि क्रैकडाउन हुआ है एनजीओस के ऊपर, उसके चलते ये तमाम चीजें हो रही हैं. सुनिए तो सही पूरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा. अगर हालात ऐसे पैदा करेंगे तो यकीनन दुनिया के अंदर छवि खराब होगी. लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? सारे साहित्यकार जो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री एक बार उन्हें बुला के बात कर लेते कि भाई बताइए क्या करना चाहते हैं आप लोग, ये समस्या खड़ी नहीं होती. लेकिन एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है, ये साहित्यकार तब कहां थे? अलवी साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है, ये साहित्यकार तब कहां थे जब इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लिंजिंग हुई? ये साहित्यकार तब कहां थे जब 1984 राइट्स हुए? ये साहित्यकार तब कहां थे जब इस देश में बड़े बड़े स्कैम्स हुए? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. देखिए एक बात बताता हूं आपको. जी सर.
कम्युनल राइट बहुत बुरी चीज है, लेकिन इस देश के अंदर हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पे यह शुबा पैदा हो जाए कि इस कम्युनल राइट में एक कम्युनिटी के साथ वो खड़े हैं। गुजरात क्यों बदनाम हुए? चूंकि मुख्यमंत्री के बारे में यह शुबा हुआ कि वो एक कम्युनिटी के साथ खड़े। मैं बड़े अदब से कहता हूं, छोड़िए साहित्यकारों को, फिल्मकारों को छोड़िए, मूर्ति क्या किसी पार्टी के हैं? उन्हें भी छोड़ दीजिए। राष्ट्रपति के बारे में क्या कहेंगे? 3 बार वो कह चुके, 3 बार देश को बता चुके कि गलती हो रही है। राष्ट्रपति को भी छोड़ दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को क्या कहेंगे? क्या वो भी कांग्रेस पार्टी का है? आप ही ने तो बनाया है। और इसके बावजूद अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता। ओके। अगर आप अपनी गलती मान लें, हालात ठीक कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? और 1 मिनट, जो ये बात आप कर रहे हैं, दुनिया में आपका नाम हो रहा है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है? 26 जनवरी को ओबामा आए थे, वापस जाते ही उन्होंने क्या कहा कि जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में नहीं, भारत के अंदर अगर इंटॉलरेंस बढ़ेगा, आप विकास नहीं कर सकते। और ये जो जीडीपी की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जीडीपी की कैलकुलेशन ही बदल दी सरकार ने। 13-14 के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 4.7 थी और नए कैलकुलेशन से वो 6.9 हो गई। क्या कर रहे हैं आप? आईआईपी में भी ग्रोथ हुई है। चलिए मैं सीधा रुक करता हूं। गरीब आदमी दाल नहीं खा सकता और आप कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी के बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी की तरफ देखिए, वो बताएगा जीडीपी बढ़ रही है कि घट। जी हालात खराब हैं देश के। अभी आपके पास 3.5 साल हैं, संभाल लीजिए, वरना 3.5 साल के बाद जो दिल्ली के लोगों ने आपको सबक सिखाने की कोशिश की थी, आपने सबक नहीं सीखा। अब बिहार के लोग आपको सबक सिखाएंगे। ओके जीवीएल, नाउ योर टर्न। राशिद अल्वी साहब ने काफी चीजें बोली, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सेम आर्टिकल, चेतन भगत का जो आर्टिकल आया है, उसके ऊपर आपका क्या? आपके सवाल बाद में जी, आपके सवाल बाद में आएगा। ओके, पहले मुझे उनकी नहीं, मैं आपको जीवीएल मौका दे रहा हूं। जो चेतन भगत का आर्टिकल आया है, आप उससे किस हद तक सहमत है और क्या आपको लगता है एनजीओ क्रैकडाउन का बड़ा इंपैक्ट है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? राशिद अल्वी जी ने जो कहा कि बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बिल्कुल उनकी एक न्यूट्रल स्टैंड होना चाहिए। क्या 1984 में दिल्ली के रास्तों पर, दिल्ली के सड़कों पर हजारों सिखों को चुन चुन कर मारा गया? कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता लाठी लेकर सड़क पर घूमते रहे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय बयान दिए कि जब बड़ी पेड़ गिरती है तो इस प्रकार के असर हो जाता है। क्या राजीव गांधी को हत्यारा कहेंगे आज? आप उसको एक्सेप्ट कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सरकार रहते हुए दिल्ली में आपने आर्मी को भी आने नहीं दिया। आपने चुन चुन कर हजारों सिखों को दिल्ली में एक साजिश के तहत आपने मारा है। यदि किसी के हाथों पे इस प्रकार की खून है, ये आपके पार्टी के नेताओं पर, ये कलंक आपके पार्टी पर है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरह से उनको यह कहा गया और उनको पूरी क्लीन चिट मिल गई, और आपके साजिश, आपके नेताओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो साजिश हुआ है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाया। तो इसलिए हमें सबक सिखाने की, हमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पर आते हैं। अभी आईने में अपनी चेहरा देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और जहां तक आज का ब्रांड इंडिया वर्सेस इंटॉलरेंस डिबेट, अभी हुआ क्या है आपके राज्य में एक साजिश के तहत यह हो रहा है। ये आप कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, सभी को सब समय के लिए भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जो आज का जो दौरा है, यह भ्रमित करने के लिए एक साजिश है। कुछ दिन तक ऐसे कैंपेन चलेगा जब लोगों को ऑलरेडी पता है इसका जनता पर कोई असर नहीं है। आम जनता आम जनता इसको देखकर एक कांग्रेस पार्टी की तरह से और हमारे विरोधियों की तरफ से एक साजिश के रूप में जनता देख रही है। क्योंकि आज कांग्रेस की तरह सबकी आजादी है, बोलने की आजादी है,
हर कोई स्वतंत्र है। आपकी तरह हमने पूरे अपोजिशन को मुंह बंद नहीं कराया। आपके नेता, आप देखिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनका चरित्र कैसा है देख लीजिए। इमरजेंसी आपने इंपोज किया, हमारे सभी नेताओं को अपने जेल में बंद कराया। ये सभी साहित्यकार कहां थे? इनमें से कुछ, एक साइंटिस्ट जो आए थे 2 दिन पहले पद्म भूषण लौटाने के लिए, ये महान भाव को उसी समय एक बड़ा पद मिल गया था और इस महान भाव को बाद में कांग्रेस के 10 साल सत्ता में रहते हुए कई पद से उनको सम्मानित किया था। तो इसमें जनता सच्चाई जान रही है। और मैं आपके ध्यान 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जिस प्रकार एक माहौल बना दिया गया, एक नन की रेप होता है कलकत्ता में, ये एक बड़ी उम्र की एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट होता है कोलकाता में। जी आप जैसे नेता आकर के कहते हैं इसमें कोई संघ परिवार का हाथ है। बाद में ये पता चलता है वेस्ट बंगाल पुलिस पकड़ती है एक बांग्लादेशी मुस्लिम को, और चर्च अटैक्स के पीछे भी ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए हमें जलील करने की जो कोशिश है, ये कुछ समय तक आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट लेकिन जनता ये पूरे जो असली कहानी क्या है बहुत जल्द समझती है। और जो अभी चल रहा है इसका पीछे एक ही साजिश है, आने वाले पार्लियामेंट सदन तक ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि चुनाव हारने के बाद भी बिहार में कांग्रेस पार्टी सदन में किसी प्रकार का ड्रामा करके लेजिस्लेशन ना होने की एक साजिश ओके। ये उसी रचना का एक पात्र है। जी अलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सवाल जीवीएल ने पूछा, इस समय देश में ऐसा क्या हुआ है जो सोसाइटी आपको इल टॉलरेंट नजर आ रही है? और इल टॉलरेंस पे इस समय बहुत डिबेट हो रही है और इसका डेंट ब्रांड इंडिया पे, इंडिया की इमेज पे ओवरऑल पड़ रहा है। क्विकली 40 सेकंड रिप्लाई मिस्टर अलवी, देन आई विल गो फॉर ब्रेक। कहूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा जी, क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि साहित्यकारों को बुला के बात कर लेते? क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि अपनी पार्टी से उन लोगों को पार्टी से निकाल देते जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? साक्षी महाराज ने क्या कहा था, दोहराने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। गोरखपुर के एमपी को यूपी का बाई इलेक्शन आया तो बीजेपी का फेस बना दिया। जो आदमी कह रहा है कि अगर एक हिंदू मारा जाए तो 100 मुसलमानों को मार दीजिए, खुल्लम खुल्ला घूमता फिर रहा है। और प्रधानमंत्री एक बार नहीं कह रहे कि ऐसी जबान मत बोलो, इसे इंटॉलरेंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और जहां तक 84 दंगों का ताल्लुक है, वो हमारे इतिहास का एक काला चैप्टर है, काला पन्ना है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जुमले में कहना चाहता हूं, 84 का राइट क्यों हुआ? वो भी इंटॉलरेंस का नतीजा था। बजाय उसे कोट करने के उससे सबक हासिल किया होता। आप उससे सबक हासिल नहीं कर रहे, आप उस पर राजनीति कर रहे। आप उसके बारे में कांग्रेस को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। नहीं, और गुजरात के बारे में एक बार आपने नहीं कहा। 80 पार्टी के तरफ से 84 के बारे में प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, सोनिया जी ने माफी मांगी। पर आपको राशिद अलवी ये सिलेक्टिव आउटरीच नहीं लग रहा? क्या आपको अलवी साहब ये नहीं लग रहा है सिलेक्टिव आउटरीच है? माफी से देखिए, क्या गुजरात में जो कुछ हुआ, एक बार बीजेपी ने नहीं कहा कि उनकी गलती थी। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। आप गलत प्रेजेंट कर रहे हैं के अंदर राशिद अलवी जी, प्रधानमंत्री ने कहा था यदि इसमें मेरा कोई एक मिनट मुझे कहने दीजिए, हमारे खिलाफ मुझे बोलने दीजिए, लेकिन मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूं उसके बाद आप जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला हूं। 1.5 साल के अंदर देश के हालात इतने खराब हो गए कि साहित्यकार बोल रहे हैं, बिजनेसमैन बोल रहे हैं, फिल्म मेकर्स बोल रहे हैं, हिस्टोरियंस बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कह रहा है, और आप कह रहे हैं ये सारे कांग्रेस के लोग हैं। और अगर ये सारे कांग्रेस के लोग हैं तो मेरे भाई फिर तो आपके जाने का वक्त आ गया है। इसका मतलब है कि देश कांग्रेस के साथ खड़ा है। ओके, जीवीएल चले जाएंगे। जीवीएल रिप्लाई। ओके अलवी साहब, गिव हिम अ चांस टू रिप्लाई आल्सो। राशिद जी, यस, नहीं, अब जो घटना की सभी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जो कालबुर्गी की जो हत्या हुई, क्या आपके राज्य में नहीं हुई?
क्या आपके कांग्रेस पार्टी के और आपके सरकार के कर्नाटक में उनकी निकम्मापन नहीं है? वो जो भी हत्यारे हैं उनको आज तक नहीं पकड़ पाए। क्या आपकी गलतियों के लिए, आपकी कमजोरी के लिए क्या आप किसी और को दोषी देते हैं, दोष ठहराते हैं? क्या जो दादरी का घटना हुआ वो कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में। आपकी जो फ्रेंडली पार्टी वहां सरकार में है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है सपा के साथ कि जो भी उसके लिए गुनहगार है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? आपके सरकारों में यह काम होता है और आप इसमें टोटली निकम्मापन साबित करते हैं और इसके लिए दोष हमें ठहराते हैं। क्या हमारे नेता या हमारे कोई कार्यकर्ता इन किसी भी घटनाओं में इन्वॉल्व है? तो आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को और आपकी नेत्री सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आपकी सरकार को और मुख्यमंत्री को कर्नाटक से हटाना चाहिए इस प्रकार की निकम्मापन के लिए, और नहीं तो ऐसे ही घटना आपके राज्य में ओके होल्ड ऑन जीवीआर, यू मेड योर पॉइंट नाउ। मेरे को अमीश त्रिपाठी को लेना है इस डिबेट के अंदर। राशिद अल्वी, मैं आपकी बात आता हूं। अमीश त्रिपाठी, एक सवाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे सरकार के खिलाफ मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट तक कह दिया है, क्या आप इससे सहमत है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? अमीश त्रिपाठी, ओवर टू यू। देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं कभी किसी राजनेता के टिप्पणी पर मैं खुद कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो लेखक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो अपने अवार्ड लौटा रहे हैं, शायद उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो भी अवार्ड उन्हें मिला है वो उन्हें किसी सरकार के द्वारा नहीं मिला है। वो अवार्ड उन्हें, जो रिकग्निशन अवार्ड जो भी मिला है उन्हें समाज ने दिया है, भारत समाज ने दिया है। तो जब वो अपने अवार्ड लौटा रहे हैं तो वो भारत समाज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत समाज कम्युनल हो गया है। ये काफ़ी गंभीर आरोप है, और अगर कोई ये आरोप लगा रहा है तो क्या आंकड़े हैं जो इन आरोप को सपोर्ट करते हों? क्या आंकड़े ऐसा बताते हैं कि भाई पंथ के ऊपर, पंथ के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर हमारे देश में इतनी हिंसा हो रही है जितने कई दूसरे देशों में होती है? अगर आप आंकड़े देखें तो सत्य तो यह है कि एक्चुअली पंथ के ऊपर हमारे देश में इतनी हिंसा नहीं होती है। ज़्यादातर हिंसा हमारे देश में अगर आप देखें तो एक्चुअली औरतों के ऊपर होती है। औरतों के ऊपर जो शोषण हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा है। पंथ के ऊपर अगर आप आंकड़े देखें तो मेरे हिसाब से इतना नहीं हो रहा है जितना लोग कह रहे हैं। जी अमीश, इंटरेस्टिंग फैक्ट है आलोक मेहता, जो अमीश त्रिपाठी ने बात बोली कि हमारे यहाँ पर औरतों पर ज्यादा अत्याचार होता है, रिलीजन को लेकर इंटॉलरेंस ज्यादा नहीं दिखाई देती। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 2009 से मैं शुरुआत करता हूं। सांप्रदायिक घटनाएं अराउंड 849, 2010 सांप्रदायिक घटनाएं 710, 2011 580, 2012 668, 2013 823, 2014 मोदी सरकार आ चुकी थी 644, और 2015 जून तक की फिगर्स हमारे पास है 330। ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सीरीज देखें तो 2009 में 849 थी, 2013 में 823 थी, अब इस समय जून तक 330 है। तो आंकड़े तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जाते, लेकिन क्या आपको लगता है आउट ऑफ द ब्लू इश्यूज को ज्यादा रेस किया जा रहा है? और क्या आपको लगता है, मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि एक प्लानिंग हो सकती है, या फिर हम कहें गवर्नमेंट खुद या फिर रूलिंग पार्टी खुद संभाल नहीं पा रही? देखिए अमीश जी, मैं एक दो याद दिलाऊंगा राव साहब को भी। वो नाम जानते हैं, नामवर सिंह, वो कांग्रेस के खिलाफ 57 तक में चुनाव लड़ चुके हैं। उनके भाई काशीनाथ सिंह, उनको अभी जो भाजपा की सरकार आई उसके बाद साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इन लोगों ने भी यदि विरोध व्यक्त किया, मैं दो नाम ले रहा हूँ, गुजरात के साहित्यकार हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ लोग हैं जिनको आप सामूहिक कांग्रेस का पिट्ठू या उनके गुलाम या उनके से पाए हुए पुरस्कार प्राप्त करता नहीं कह सकते। मैंने काशीनाथ सिंह का नाम लिया जो बनारस से चुन के आए हैं मोदी जी, वो, और उसके बाद उन्हें पुरस्कार साहित्य अकादमी का मिला है। वो यदि ये कह रहे हैं तो वो कांग्रेस, और उनके घर में आज भी यदि आप जाएंगे तो कुर्सी इतनी टूटी हुई है, बैठने के लिए मिट्टी है। यदि आपका कैमरा लेकर जाएंगे, हमारे अभी कल ही कैमरा लेकर गए थे कुछ महीनों पहले, इस दुर्घटना में, इस बहस से पहले, तो उनके पास, उनको कैमरे में मुश्किल हो रही थी कि कैसे उनको बिठा के कहाँ फोटो खींच जा सके। ऐसे साहित्यकार को आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी षड्यंत्र के तहत है, नंबर 1। और राव साहब ने बिल्कुल सही कहा,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार होते हुए राजधर्म की याद दिलाई थी। वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को यदि डिसमिस भी कर देते तो कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन एक शब्द उन्होंने कुलबर्गी की हत्या पर नहीं बोला। ये लोगों को तकलीफ है। देखिए, परसेप्शन इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में दिवाली के समय में बहुत अच्छी खरीदी होगी, लेकिन एक तरफ जो कह रहे हैं हमारे देश के अंदर इल टॉलरेंस की बात हो रही है। हाँ। लेकिन ब्रांड इंडिया की जहां तक बात करें, जो बात हमारे ब्रांड गुरु ने भी बोली, राम गुड्डीपति ने, कि हमारा कंज्यूमर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। दूसरा पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत पायदान ऊपर चला गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इंडिया के सपोर्टिव आ रही है। एफडीआई में हम नंबर 1 हो रहे हैं। ये 4 फैक्टर्स भी हैं। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पर चीजें ठीक नहीं चल रही। क्या आपको लगता है, आलोक मेहता, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, पिछले 15 महीनों की सरकार में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसके ये चलते हो रहा है, या फिर आपको लगता है कई चीजें हो रही हैं जिनको तूल बहुत ज्यादा मिल रही है? अ स्ट्रेट क्वेश्चन एंड अ स्ट्रेट आंसर, 30 सेकंड। देखिए, मैं मानता हूं कि सचमुच में कोई बड़ी गुजरात जैसे कांड तो नहीं हुए हैं, कोई बड़ा नरसिम्हा 84 जैसा नहीं हुआ है, लेकिन कोई बड़ा स्कैम, स्कैम भी उतना नहीं हुआ है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं, इसलिए इकोनॉमी बूम कर रही है और ये साहित्यकार या ये फिल्मकार ये नहीं चाहते कोई इकोनॉमी बैठ जाए। लेकिन कुछ लोग, कोई 4 लोग ऐसे हो सकते हैं या 10 जैसे आपका लिस्ट एनजीओ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन सही बात नहीं, पर ये जो 2 एनजीओ है, फोर्ड फाउंडेशन और ग्रीन पीस, इन पर जब से थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश हुई है, उसके बाद से ये घटनाक्रम बढ़ा है। तो क्या आपको लगता है सरकार को इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? वो सरकार तो उनकी थ्योरी टू इट। मेरा ये कहना है, उन एनजीओ पर जो गड़बड़ किए हैं उनके सारे मामले सारे सीबीआई जांच कर रही है और इन्फोर्समेंट एजेंसी है। सही बात यह है कि ये जो स्वामी, साध्वी, नेता, मंत्री, सांसद जो बन गए हैं, उनके बोलने से मोदी जी को और देश की छवि को खराब हो रहा है, उसका नुकसान ये हो रहा है और उससे दुनिया में छवि खराब हो रही है। सौरभ कोचर, मिस्टर कोचर, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, और मैं चाहूंगा कि आप इसका रिप्लाई दें। क्या आपको लगता है कि बिजनेस सेंटिमेंट पर जब आप फंडिंग मांगने जाते हैं, जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, कई सारे स्टार्टअप्स, इसका इंपैक्ट पड़ता है? क्या आपको लगता है बाहर तो हमें तारीफ मिल रही है, लेकिन घर के अंदर हमारे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं? और ये हो सकता है किसी के साथ, बाहर आप बहुत तरक्की कर रहे हो लेकिन घर पे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? डज दिट इफेक्ट बिजनेस सेंटिमेंट अकॉर्डिंग टू यू, मिस्टर कोचर? जी, इतना फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज हर किसी को पता है। ये जरूर है कि जब भी हम बात करते हैं, क्या ये चीजें हाईलाइट होती हैं? जब भी हम किसी भी ब्रांड के बारे में बात करते हैं या कंट्री के बारे में बात करते हैं, आप पहली चीजें ये देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या आई है। तो क्या उन चीजों से फर्क पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन क्या वो इतना गहरा है आज की डेट में कि उससे हम कहें कि हमारा पूरा ब्रांड इंडिया, और जो हम, चाहे हम कंपनीज की बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करें, जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उस पे मिट्टी पड़ जाती है? नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको एक तरीके की एक्सप्लेनेशन जरूर देनी पड़ती है, आपको एक बारी उसके बारे में बात जरूर करनी पड़ती है और एक कंफर्ट देना पड़ता है कि हाँ, ये सब चीजें हैं, बट दीज आर नॉट बिग इनफ। जैसे कुछ और लोगों ने भी बोला कि हम इसके चक्कर में अपना बिजनेस या फिर अपनी कंट्री का जो करंट स्टैचर है उसको कॉम्प्रोमाइज कर पाए। अभी इतना बुरी हालत नहीं है, आवाज ज्यादा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात ये भी है कि हम थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं इस पर्टिकुलर एंगल को लेके, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट वी हैव सीन विद अ फ्यू पीपल। सो वो सेंसिटिविटी जो है, उस चक्कर में हम इन चीजों को उछाल ज्यादा रहे हैं, बात ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बिना आग के धुआं भी नहीं होता। जी, बहुत सारी चीजें मैं राम गुड्डीपति, जो जिसे कहते हैं कुछ। जी, राम गुड्डीपति, क्विक पॉइंट फ्रॉम यू। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इससे बिजनेस सेंटिमेंट और ब्रांड इंडिया मींस इमेज इंडिया पर इंपैक्ट पड़ता है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन इट? 30 seconds फॉर यू। See, Ram, I think it does not makes too. I don't think it makes. I don't think it makes too much of an impact. Okay. Because at the same breath, you had Make in India, you had Smart Cities, Digital India. All these are also initiatives to grow the brand India within the country and around the world also. So I think there is a lot of positivity around the country and what the government is trying to do. Having said that, every nation has some issues or the other. I think we should see this in that light to say. क्या आपको लग रहा है कि इनको प्रोपोगेट ज्यादा किया जा रहा है? क्या आपको लग रहा है इनको प्रोपोगेट ज्यादा किया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? मेरे ख्याल से जैसा ये सोशल मीडिया
इन्वेंट हुआ है, उससे ज्यादा लोग ओपिनियटेड हो गए। दैट्स अ पॉइंट। सो you hear a lot of opinions But these days, and that people are has free to to be there with the opine. changing time. बदलते समय के साथ तो ये होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब राम गुड्डुपति, मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। चेतन भगत ने जो आज एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल पे आप क्या कहना चाहते हैं? I haven't read the article in detail about it, but I think, see, as a personality, as a celebrated personality, there are few people who follow him. There are many who don't follow him. So a majority of India does not care what Chetan Bhagat has to say. नहीं, पर चेतन भगत ने बोला कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक अंग्रेजी स्कूल के पढ़े होते, एक दून स्कूल के पढ़े होते और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गए होते, तो उनके ऊपर इस तरह के सवाल नहीं खड़े होते और लिबरल थोड़े सॉफ्ट भी होते उनकी तरफ। आलोक मेहता, I'll also take your view. Mr. Narasimha Rao did not, go to some Oxford or whatever, right? He was the one who started the reforms in this country. So I don't think that statement has any merit whatsoever. Okay, that's a good one. Okay. And to me, I think an author like Chetan Bhagat, that's loose talk actually. Okay. देखिए, चेतन भगत बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, लेकिन शायद उनको इंडियन, But that is his viewpoint. वो अपना viewpoint दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनसे, आप सहमत हो असहमत हो अलग बात है, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो लिखते रहे हैं, वो कोई ये पॉपकॉर्न खाने वाले लोग नहीं हैं, वो सब गाँव से आए हुए लोग हैं। वो उसी तरह के हैं नरेंद्र मोदी। चेतन भगत ने क्या लिखा? चेतन भगत ने लिखा, बेसिकली उनका लिखने का मतलब था कि वो लोग दिल्ली सरकार के नहीं है नरेंद्र मोदी, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। गलत है, ये उनकी बात बिल्कुल गलत है जी। जो लोग आलोचना ये बात अनुपम खेर ने भी बोली थी, ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है, इसलिए लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। उनको ये नहीं मालूम है जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो उसी तरह से चाय की दुकान से आए हैं, वो उसी तरह से ढाबे में सड़क पर बैठ करके और किसी नदी पार करके पढ़ाई करके आए हैं। इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर्स के बारे में चेतन भगत को जीरो भी नहीं पता, उन्हें 5 नंबर भी नहीं मालूम है उनको क्या है। भारत के बारे में चेतन भगत की सही, वो खुद इंग्लिश स्कूल के हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। जो इंडियन लैंग्वेजेस में मलयालम में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, हिंदी में जिन्होंने काम किया, जो विरोध कर रहे हैं, पर चेतन भगत यंग इंडिया के फेमस राइटर है। नहीं, राइटर है, यही मैं कह रहा हूं, वो एलीट क्लास के हैं। उन्होंने जो लेख लिखा है बिल्कुल उल्टा है, वो एलीट क्लास के हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो एलीट क्लास के नहीं है। जी, ओके, जीवीएल quick बुक मार्केट के डॉन है, वो बुक मार्केट के डॉन है जी। चेतन भगत बुक मार्केट के डॉन है जी। ओके, जीवीएल अनदर पॉइंट बाय आलोक मेहता, चेतन भगत बुक मार्केट के डॉन है। क्यों हो रहे हैं? नहीं आलोक जी, चेतन उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, कई लोग स्वतंत्र हैं, तो हम भी स्वतंत्र हैं, ज्यादातर लोग सहमत है, बट लेकिन इतनी इंटॉलरेंस क्यों दिखा रहे हैं? वो उनका इतना ही अधिकार है जितना आपका है, बिल्कुल। लेकिन इसी पैनल पे मैं देख रहा हूं आप इतने इंटॉलरेंट हो रहे हैं उनको व्यूज को लेकर। झूठ लिख रहे हैं ना, वो इंडियन राइटर्स को, पत्रकारों को कह रहे हैं कि वो सड़क, वो पब्लिक स्कूल में, हम तो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े, वो सच है और कोई दूसरा कहेंगे तो वो झूठ हो जाता है। आपसे अपेक्षा नहीं है वो पढ़े पुरानी किताबों को, दूसरा व्यू पॉइंट झूठ, वो गुजराती, हिंदी, तमिल को पढ़ करके देखे क्या लिखा है उन्होंने, कहां से लिखा, उनका बायोग्राफी प्रोफाइल तो जाने। लेकिन आलोक, वो प्रोफाइल ही नहीं जानते। अपना अधिकार है, उनको पढ़ करके बोलना चाहिए, उनसे अपेक्षा यही है। नहीं जैसे राव साहब आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, तो आप भी कहेंगे उनका बैकग्राउंड जानिए। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि चेतन भगत पढ़ करके आए कि लेखक का भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। यंग इंडिया के नहीं यंग इंडिया उनसे ज्यादा प्रभावित है, बल्कि 50 साल से जो साहित्य में है उनके। अमीश त्रिपाठी भी हमारे साथ है, उनका भी व्यू पॉइंट ले लेंगे इस इशू के ऊपर। मैं ब्रेक लेता हूं, बड़ी फॉलोइंग है। अमीश त्रिपाठी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं ब्रेक के बाद लौट के वापस आऊंगा। अमीश त्रिपाठी से भी बात करेंगे, राशिद अलवी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जीवीएल भी हैं, आलोक मेहता भी हैं, राम गुड्डुपति भी हैं, सौरभ कोचर भी बने हुए हैं। बिग स्टोरी बिग डिबेट, ब्रांड इंडिया। क्या ब्रांड इंडिया पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है? क्या इमेज इंडिया पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है? और क्या जो इंटॉलरेंस की एक बड़ी डिबेट हो रही है उसको क्रिएट किया जा रहा है या फिर वो स्वाभाविक है? दैट इज अ बिग स्टोरी टुनाइट। आप देखते रहिए जी बिजनेस। और इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। देखते रहिए जी बिजनेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिजनेस चैनल का सबसे पावरफुल डिबेट शो और मेरे साथ आज एक बहुत ही बड़ा रिप्यूटेड पैनल है। जीवीएल नरसिम्हा राव, सीनियर स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी, राशिद अलवी, वेटरन लीडर, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के, सौरभ कोचर को फाउंडर फूड पांडा के, अमीश त्रिपाठी फेमस ऑथर, आलोक मेहता वेटरन जर्नलिस्ट, राम गुड्डुपति फाउंडर एंड एमडी ब्रांड हार्वेस्ट के।
मैं सीधा रुख करता हूं अमीश त्रिपाठी का इस दौर में। अमीश त्रिपाठी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की स्थिति काफी बेहतर हुई है एंड इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स 7th मोस्ट वैल्यूड नेशन ब्रांड ऑल्सो। ऐसे में इनटॉलरेंस का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उससे देश को क्या नुकसान होगा, इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? एंड मैं सेकंड थिंग, आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, क्या आपको लगता है कि इससे भारत को अपनी रणनीति भी बदलनी चाहिए? अमीश त्रिपाठी, ओवर टू यू। देखिए, ये कहना तो शायद आज के माहौल में मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ निकलता है देश के ऊपर, इसका जो प्रभाव पड़ेगा ब्रांड के ऊपर वो तो सालों के बाद पता चलेगा। और शायद इस विषय पर भी जो भी आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं जो अपने अवार्ड लौटा रहे हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि देश के इमेज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और शायद इसका देश पर भी हानि पड़ सकता है, ये भी शायद उनको सोचना चाहिए। देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि भाई इमीडिएटली बोलना शायद डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शायद कुछ महीनों कुछ सालों में ही पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट हाल में जो आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, एफडीआई तो आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जीडीपी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बढ़ा है जी, लेकिन और भी बढ़ने की आशा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भाई देश में नौकरियां और उत्पन्न होनी चाहिए। इतनी मतलब अब हमारे तो युवा पीढ़ियों का सैलाब आ रहा है हर साल, कॉलेज से ग्रेजुएट होके, कई स्कूल से बढ़ के, वो भाई उनको नौकरियां चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से हमारे इकोनॉमी के लिए। जी, मैं जीवेल आपका रुख करता हूं। आपकी सरकार ने जो 6 महीने तक काम किया उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। जीडीपी नंबर्स बेहतर है, इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेटर हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो अभी मौजूदा हालात बने हैं या फिर क्रिएट हुए हैं एज यू पीपल से, क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट ब्रांड इंडिया पे, भारत की इमेज पे पड़ेगा? What you have to say? और अमीश त्रिपाठी ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं। उन्होंने बोला एक तो भारत के अंदर इनटॉलरेंस एक्टिविटी से ज्यादा औरतों पे अत्याचार होता है, दूसरा जॉब क्रिएशन। अच्छा अमीश जी, जो भारत की जो इंडिया स्टोरी जो है, जो फिर से पूरे विश्व में इंडिया स्टोरी चल रही है, हर स्तर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की एक पॉजिटिव असर हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग्स में हमने 12 रैंक इंप्रूव किए हैं, और लेकिन ये 6 महीने पहले के आंकड़ों के आधार पर एस्टिमेट किया अगले साल हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी। एफडीआई इनफ्लो $31 बिलियन एक्स्ट्रा आए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और हर स्तर पर आप देखिए तो एक पॉजिटिविटी है। आप इस जिसकी आप ब्रांड ग्लोबल इंडियाज ब्रांड वैल्यू जो बात किया है, जो 20 देशों का जो आंकलन किया, उसमें केवल भारत, लेकिन मेरा सवाल ये भी है जो अभी मौजूदा स्थितियां बनी हुई है, क्या उसका नुकसान आपको होता हुआ दिखता है? नहीं, क्योंकि ये जो स्टडी आज जो रिपोर्ट हुई है, क्या आपको लगता है सरकार से कुछ चूक हुई है? 5 साल तक क्या आपको लगता है सरकार से कुछ चूक हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मतलब जो राशिद अल्वी बात कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, हमारे लिए एक चैलेंज है। कोई हमारे, आप देखिए हर विषय के लिए प्रधानमंत्री बोले और हमारी हमें हमारे आलोचना करने वाले की सोच यही रहेगी हर सप्ताह कुछ न कुछ नया मसला लेके आए और उनको मजबूर करें। ऐसा नहीं चलता जी है जी। और हमारी गृह मंत्री कल ही उन्होंने बयान दिया था, वो सबसे बात करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बनावटी एक रेबिलियन है, ये ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। ये बिहार के चुनाव वोट पड़ते ही 5 तारीख के बाद ये अपने आप में ये मामला जो है ये खत्म हो जाएगा। एक तरह से ये चुनावी गर्मी के साथ इसको भी एक फैलाया गया, मीडिया ने भी इसको समर्थन किया, जाने में या अनजाने में। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये जी खत्म होने वाला है। ओके जीवीएल, मेरे टाइम लिमिट है बहुत कम है। जीवीएल, यू मेड योर पॉइंट। ये कोई कोशिश भी करे इसको नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकते। जी अल्वी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनटॉलरेंस के सबसे बड़े विक्टिम बने हैं। देखिए, मैं कहूंगा एक तो आप
मेरे पास आपने आना ही बंद कर दिया, मुझसे बात ही करनी बंद। जी जी नहीं अलवी साहब, यू प्लीज गो अहेड। 5 मिनट दीजिए, मैं अपनी पूरी बात कह दूंगा। जी 2 मिनट आपके पास है। हाँ देखिए, अरुण जेटली जी ने जो कुछ कहा है कि वो सबसे बड़े विक्टिम बने हैं, तो वो हमारे विक्टिम तो हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी को क्यों वीजा नहीं दिया था? आज प्रधानमंत्री को वीजा दिया है। नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने कभी वीजा नहीं दिया। आपका हाथ है इसके पीछे। जीवीएल डोंट इंटरवीन, लेट मिस्टर अलवी कंप्लीट। आई रिक्वेस्ट पार्टी के अंदर नहीं, कांग्रेस का हाथ था इसमें, सरकार का हाथ था, केंद्र सरकार का, कांग्रेस का साजिश। लेट राशिद अलवी कंप्लीट। इट इज नॉट फेयर जीवीएल, लेट हिम कंप्लीट। आज भी भारतीय जनता पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं? क्या कांग्रेस के हैं? जेठमलानी क्या कह रहे हैं? अरुण शोरी क्या कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया है? ये सारे लोग किस पार्टी के हैं? ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक जुमले में एक बात कहूंगा, जो शौरी जी नहीं है बीजेपी में, जो इंसान अपनी गलती को नहीं मानता है और हठधर्मी करता है, वो ना अपना भविष्य ठीक कर सकता है, ना देश का भविष्य ठीक कर सकता है। ये तो जमाने भर में रुसवा हूं मगर है वाई नादानी, जमाने भर में रुसवा हूं मगर है वाई नादानी, समझता हूं कि मेरा इश्क मेरे राजदां तक है, इसका कोई इलाज नहीं है। आज कह रहे हैं कि दादरी तो यूपी के अंदर है। मुलायम सिंह की तारीफ हमने की है कि नरेंद्र मोदी जी ने की है? आज प्रधानमंत्री मुलायम सिंह जी की तारीफें कर रहे हैं, और मुलायम सिंह जी कह रहे हैं जी अलवी साहब से पहले ही कि बिहार के अंदर बीजेपी जीत रही है। किसका ताल्लुक है उनसे? जी देखिए, देश के अंदर इंटॉलरेंस बहुत बड़ा है। एक सेंटेंस और जब तक प्रधानमंत्री अपने नेताओं के खिलाफ, अपने नेताओं को बुला के ठीक नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जी देश के हालात ठीक अलवी साहब। और जो बात आप एफडीआई की कर रहे हैं, एक मिनट बार बार आप कह रहे हैं एफडीआई 30% बढ़ गया। हिंदुस्तान का सारा काला पैसा बाहर जा रहा है और मॉरिशस और सिंगापुर से एफडीआई की शक्ल में वापस आ रहा है। जी न सिंगापुर की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, न मॉरिशस की इतनी बड़ी इकोनॉमी है। बजाय इसके कि काले धन को रोकें, आप कह रहे हैं एफडीआई बढ़ती चली जा रही है। देश के अंदर गरीब आदमी को खाने के लिए दाल नहीं है। हिंदुस्तान की जेलों में दाल की बजाय मुर्गा खिलाया जा रहा है। अलवी साहब, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मेरे पास लास्ट 40 सेकंड सिर्फ बचे हैं। जी मेरे को 2 लोगों से कमेंट लेना है। जी फूड पांडा को फाउंडर सौरभ कोचर। एक सेंटेंस अमीश। ओके एक सेंटेंस सौरभ कोचर से मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स लेने दीजिए। 1 सेंटेंस। अरुण शौरी जी ना अरुण शौरी बीजेपी में है, ना राम जेठमलानी बीजेपी में है। ठीक है, आई थिंक रशीद अलवी जी को पहले थोड़ा स्टडी करके कहना चाहिए था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में तो आपके साथ ही आर के सिंह कहां है? जी ओके सौरभ कोचर, ब्रांड इंडिया के ऊपर आपका फाइनल टेक। मैंने बताया सौरभ कोचर, ब्रांड इंडिया पे आपका फाइनल टेक, 10 सेकंड टाइम है आपके पास। आई थिंक हमारी जो सोच है वो सही है। मैंने हमेशा से मेंटेन किया है दैट आई थिंक थॉट प्रोसेस इज राइट, इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल सम टाइम अवे। द सेंटिमेंट, एटलीस्ट हमने जो सेंटिमेंट बना पाए हैं, सेंटिमेंट हमने बहुत पॉजिटिव बनाए हैं। तो उसको मेंटेन करना चाहिए। हो रही है इन एंड आउट इंडिया, भारत के अंदर और बाहर। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं राम गुड्डूपति का। राम गुड्डूपति, फाइनल वर्ड ऑन ब्रांड इंडिया एंड इमेज इंडिया। फाइनल वर्ड, 10 seconds, not more than that. No, I believe there is no brand that is perfect. Every brand has some small blotch here or there, right? There's no brand in the world that is perfect. You also think ये छोटी मोटी घटनाएं इनका इम्पैक्ट भारत जैसे बड़े देश में नहीं पड़ता? अमीश त्रिपाठी, बीइंग अ यंग राइटर, आपकी क्या एडवाइस होगी? अगर विरोध करना भी है तो तरीका क्या होना चाहिए? अमीश त्रिपाठी। अमीश, देखिए मैं इतना जवान तो नहीं हूँ, 40 साल का हो गया हूँ मैं जी। मैं तो लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर कुछ मुद्दा उठाना है, कुछ विषय पर अगर आपको चर्चा करनी है, तो सबसे पहले शांत मन से उस विषय के बारे में थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, जो आंकड़े हैं उनको देखना चाहिए, तभी वो मुद्दा उठाना चाहिए। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि अगर आप आंकड़े देखें तो पंथ या रिलीजन के नाम पर हमारे देश में इतनी हिंसा नहीं हो रही है। ओके अमीश, लेकिन हाँ ये
थैंक यू अमीश, प्लेजर हैविंग यू ऑल। आलोक मेहता, चलते चलते एक चीज, कोल स्कैम 1,86,000 करोड़ रुपए, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 1,76,00,000 करोड़ रुपए, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, उसके बाद इतना तूफान नहीं मचा था। क्या आपको लगता है इंटॉलरेंस वहां पर भी है? उन चीजों को हम टॉलरेट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को हम टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज द बिग थिंग। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मीडिया कर सकता है उसने किया, साहित्यकारों ने कोई कहानी लिखी हो वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि यदि सरकार ठीक से, चूंकि आप कंक्लूजन पर हम लोग हैं जी, यदि सही सलाहकारों की राय लेकर के, अभी भी एक समय है जब उनको लेकर के विश्वास पे जरूरी, जिन्होंने आप क्या कह रहे थे, अच्छे से नहीं किया, हाँ ठीक से जो अच्छे लोग उनको मिल करके, और आप उनको छोड़ दिए जिन्होंने पुरस्कार वापस किए हैं, जिन्होंने नहीं वापस किए ऐसे 50 लोगों से बुला करके भी बात करें और एक व्यापक माहौल बना दें, जो राशिद अली कह रहे थे, और जो सलाहकारों के जरिए नहीं, सीधे प्रधानमंत्री यदि उनको चेतावनी दे दें, अपने एमपीज को पब्लिकली, अपने मंत्रियों को धमका दें, पार्टी से सस्पेंड करा दें, तो सारा मामला कल ठंडा हो जाए। जी चलिए, राजनीति में कुछ ब्लैक होता है, कुछ व्हाइट होता है और कुछ ग्रे होता है। क्या ये ग्रे है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें जा रही हैं, लेकिन छोटा सा कंक्लूजन होगा, क्या वाकई देश में कुछ बहुत खराब हुआ है या फिर कुछ बहुत खराब करने की कोशिश हो रही है, उसकी प्लानिंग हो रही है, उसकी प्लॉटिंग हो रही है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बारे में आप जरूर सोचिए। यही आज का कंक्लूजन है। नमस्कार।